हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी उत्तराखंड एलटी 2024 की हमारी विशेष सीरीज में। आज हम आपके लिए एक और मॉडल पेपर लेकर आए हैं, पार्ट नंबर 8। आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों हम इन मॉडल पेपर को डिज़ाइन कर रहे हैं। इससे पहले 7 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। आप उन मॉडल पेपर को जरूर देख कर जाएँ, ये आपको भरपूर मदद करेंगे आगामी एग्जाम में। इसके अलावा अगर आपको और मॉडल पेपर चाहिए, मॉक टेस्ट देने, कई सारे नोट्स चाहिए, तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक अबाउट सेक्शन में दिया है, वहाँ पर आपको हमारी रेगुलर क्लास की अपडेट मिलेगी। इसके अलावा एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, मॉक टेस्ट और नोट्स भी मिल रहे हैं। तो इसलिए जल्दी से ज्वाइन कर लो, अभी भी 1 महीने का समय है। यहाँ से भी आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं एकेडमिक एप्टीट्यूड की। तो आज दोस्तों है मॉडल पेपर पार्ट नंबर 8। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आएंगे एग्जाम में। चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। अंत में अपना स्कोर जरूर बताना। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे दोस्तों। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि डीएटी में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी उपमापनियां सम्मिलित हैं। यानी कि डीएटी में जो सब स्केल्स आते हैं उनमें से कौन नहीं है। ठीक है, डीएटी में दोस्तों कई सारे टेस्ट आते हैं, कई सारे सब टेस्ट आते हैं, सब स्केल्स आते हैं, तो उसमें से कौन सा इसमें से नहीं है। ठीक है, अमूर्त तर्कना यानी कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, चित्र निर्माण, फिगर कंस्ट्रक्शन, भाषा निर्माण, लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्र निर्माण दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता है। अमूर्त तर्कना, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन, न्यूमेरिकल एबिलिटी दोस्तों ये डीएटी टेस्ट हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट हैं। पर्सनैलिटी के जो विभिन्न जो एस्पेक्ट्स हैं उसको डीएटी की मदद से दोस्तों मेजर किया जा सकता है। चित्र निर्माण इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये आपका रचनात्मक परीक्षणों के अंतर्गत आएगा, ये पर्सनालिटी टेस्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि विच इज नॉट रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यानी कि क्रियात्मक शोध की मदद से सिद्धांत निर्माण में मदद मिलती है, थ्योरी बिल्डिंग में। या व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो क्रियात्मक शोध है दोस्तों ये सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। गलत है, ये किसी सिद्धांत को निर्माण करने में सहायता नहीं देता है। ठीक है, विद्यालय में आने वाली जो समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा संबंधी हो, पाठ्यक्रम संबंधी हो, अनुशासन संबंधी हो, तो इसमें विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा, जो मैनेजमेंट के टीम है उनके द्वारा दोस्तों ये शोध किया जाता है, जिसको हम क्रियात्मक शोध बोलते हैं। तो ये व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्याओं के ऊपर यह केंद्रित होता है, ये दोस्तों एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है। ठीक, सो यहाँ पर कुछ इसका जो आंसर है क्वेश्चन ए वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आपने बताना है कि निम्न में से मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है। विच इज नॉट द टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो देखिए, स्टैंडर्डाइजिंग, फॉर्मेटिव, समेटिव, सीसीई। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? मानक। मानक कोई भी मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। अगर आप देखें तो असेसमेंट के प्रकार में फॉर्मेटिव आता है, समेटिव आता है, सीसीसी आता है। इसके अलावा उपचारात्मक और निदानात्मक मूल्यांकन भी होता है, लेकिन स्टैंडर्डाइजिंग कोई भी मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ठीक है, सीसीई यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सो दीज ऑल आर द टाइप ऑफ असेसमेंट, बट स्टैंडर्डाइजिंग या मानक कोई भी मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार ईडब्ल्यूसीई का फुल फॉर्म क्या है? ईडब्ल्यूसीई प्राथमिक कक्षा में एक देखभाल करने वाले बच्चे की शिक्षा, बाल शिक्षा की प्राथमिक कक्षाएं, बाल्यावस्था की देखभाल के लिए शैक्षिक कक्षाएं, बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ईसीसी का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दोस्तों 2020 के अनुसार जो ईसीसी है उसका फुल फॉर्म है दोस्तों अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। दोस्तों किसके लिए है? 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा से दोस्तों संबंधित है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख में पी का क्या अर्थ है भाई?
प्रदर्शन, नीति, समस्या, उत्पादन, या फिर पॉलिसी, परफॉर्मेंस, प्रॉब्लम, या फिर प्रोडक्शन। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? परख में जो पी है दोस्तों वो है परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस से दोस्तों संबंधित है। ये आपका एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। तो इसमें जो पी है, पी का अर्थ है परफॉर्मेंस। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एनसीएफ 2005 के बारे में क्या सही नहीं है? एनसीएफ 2005 का प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान है, प्रमुख सूत्र बिना बाहर के अधिगम है, प्रोफेसर यशपाल कमेटी में 38 विद्वान थे, बालक निष्क्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। तो देखिए ऑप्शन ए बी सी ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज नॉट राइट। बालक निष्क्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण नहीं करता दोस्तों, यहाँ पर बालक सक्रिय रूप से, ठीक है, सक्रिय रूप से यानी कि एक्टिव तरीके से अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करता है। इनका प्रमुख लक्ष्य दोस्तों वही है कि सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट को निर्माण करना है। बिल्कुल जो इनका प्रमुख सूत्र है दोस्तों, शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। और इसके अलावा जो प्रोफेसर यशपाल जो कि इसकी कमेटी के अध्यक्ष थे, इसके उसमें 38 स्कॉलर्स थे। तो दिस इज ऑल्सो राइट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, आपने सुमेलित करना है ठीक, यानी कि सुमेलित कौन है ये बताना है। बेसिकली सुमेलित नहीं करना, सुमेलित कौन है ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए निर्देशन क्या होता है। समस्या केंद्रित यानी कि गाइडेंस आपका प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। परामर्श का उद्देश्य आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति, सामाजिक सामंजस्य होता है। परामर्श का मुख्य घटक परामर्शी होता है। परामर्श निर्देशात्मक व अनिर्देशात्मक रूप से हो सकता है। इसके अलावा समाहारक परामर्श का प्रभावशाली प्रक्रिया यानी कि इंक्लूसिव काउंसलिंग इज एन इफेक्टिव प्रोसेस। ओके, सो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है, एज वेल एज दोस्तों आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट सही है। ठीक है, तो देखा जाए तो निर्देशन दोस्तों हमेशा क्या होता है, समस्या केंद्रित होता है, इट इज राइट। परामर्श का उद्देश्य आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति और सामाजिक सामंजस्य होता है। द मेन एम ऑफ काउंसलिंग इज सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सोशल हार्मनी। सो बी वाला ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। परामर्श का प्रमुख घटक परामर्श प्रार्थी होता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ काउंसलिंग इज काउंसली। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वेरी राइट। परामर्श निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक दोनों हो सकता है। काउंसलिंग कैन बी डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव फॉर्म, दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इंक्लूसिव काउंसलिंग इज एन इफेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है कि सुमेलित इसमें से नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? अब इसमें से कौन सा मतलब करेक्ट नहीं है? ज्ञान दर्शन इग्नू संचार केंद्र से भारत का शैक्षिक टीवी चैनल का प्रारंभ 26 जनवरी 2000 को हुआ था। ठीक है, तो ज्ञान दर्शन इग्नू संचार केंद्र से भारत का शैक्षिक टीवी चैनल है, उसका प्रारंभ 26 जनवरी 2000 से हुआ था। ठीक है, इसके अलावा दर्पण उपग्रह आधारित इग्नू का समाचार कार्यक्रम है। इसके अलावा भारत में शैक्षिक रेडियो का प्रारंभ 1937 कलकत्ता में हुआ था। विविध भारती कार्यक्रम प्रारंभ 2018 में हुआ था। इसके अलावा शैक्षिक दूरदर्शन का प्रारंभ 1959 में हुआ था। ठीक है, तो विच वन इज नॉट करेक्ट आपने बताना है। दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक्स हैं और इन मिस्टेक्स के आधार पर दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप रद्द मानिए, क्योंकि सुमेलित नहीं है, नहीं सुमेलित है, होना चाहिए था वैसे इसमें, क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन सही हैं, कुछ ऑप्शन गलत हैं। तो फिर हिसाब से दोस्तों जैसे देखा जाए तो जो ज्ञान दर्शन है ये इग्नू संचार केंद्र से भारत का शैक्षिक टीवी चैनल का प्रारंभ है, जो कि 26 जनवरी 2000 को ही दोस्तों लॉन्च किया, 2000 में दोस्तों लॉन्च हुआ था। इसके बाद दोस्तों ये वाला आपका ऑप्शन गलत है। और भारत में शैक्षिक रेडियो का प्रारंभ है वो 1937 नहीं, एक्चुअली जो रेडियो का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1927 में, और फिर 1937 में इसका नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो किया गया था। ठीक है, 9 और एयर। तो इसमें भी दोस्तों थोड़ा सा ये आपका उस तरह से करेक्ट नहीं है। विविध भारती कार्यक्रम का प्रारंभ ये आपका 2018 में नहीं है, ये भी आपका गलत है। विविध भारती जो कार्यक्रम है इसका अगर आप प्रारंभ की बात करें तो ये हुआ था 3 अक्टूबर 1957 को। ठीक है, तो उस हिसाब से ये वाला आपका गलत है। और इसके अलावा शैक्षिक दूरदर्शन का जो प्रारंभ है
वो 1959 है, तो ये वाला आपका करेक्ट है। दूरदर्शन का वैसे प्रारंभ हुआ था 1959 को, तो शैक्षिक दूरदर्शन का जो प्रारंभ है वो 1959 के अकॉर्डिंग, ठीक, तो ये होना चाहिए। तो फिर हिसाब से देखा जाए तो इसमें कुछ ऑप्शंस थोड़ा गलत है, तो इसको आप थोड़ा सा भी के लिए इग्नोर करें। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना है। समावेश यानी कि टर्म इंक्लूजन क्या है, इसका अर्थ क्या है कि समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना है। सर्वाधिक समय तक, पूरा समय तक, कुछ समय तक या फिर किसी भी समय तक नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरे समय तक, ठीक है। तो अगर जब हम इंक्लूजन की हम दोस्तों बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने विशिष्ट क्षमता वाले जो बालक हैं उनको सामान्य बालक के साथ साथ एक ही विद्यालय में दोस्तों उनको शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरे समय तक उनको शिक्षा प्रदान करनी है, चाहे वो कैसा ही बालक हो, वो विशिष्ट क्षमता वाला बालक हो, चाहे वो मेधावी बालक हो, प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे मंदबुद्धि बालक हो या फिर कोई विकलांग बालक हो, ठीक है। कोई भी जो बालक है, विशिष्ट बालक है जो कि सामान्य बालक से भिन्न होते हैं, उनको अपने सामान्य बालकों के संग ही पूरे समय तक आपने शिक्षा प्रदान करनी है, ठीक है। ये एक मानवतावादी अवधारणा है दोस्तों, इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। तो यहाँ पर एक तरह से क्या है कि बच्चों के बीच में जो भेदभाव है उसको दूर करते हुए बच्चों को एक तरह से आत्मविश्वास उनमें बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया है? कर्ट लेविन, B.R. बकिंगम, स्टीफन एम कोवे या फिर स्टीफन एम कोरे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन एम कोवे कोई नहीं है, स्टीफन एम कोरे है। तो एक बी वाला और सी वाला ये तीनों करेक्ट हैं। कर्ट लेविन, B.R. बकिंगम, स्टीफन एम कोरे, ये सारे के सारे एक्शन रिसर्च से दोस्तों डेवलपमेंट से जुड़े हुए, लेकिन स्टीफन एम कोवे नहीं है से जुड़े हुए, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु कौन सा कथन आप गलत बताना है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन में दोस्तों आपने बताना है, ठीक है। यह कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है। अधिगमकर्ता अपनी गति से सीखता है। अधिगमकर्ता को तात्कालिक पृष्ठपोषण मिलता है। अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी रहती है। तो आपने बताना है कौन सा कथन इसमें गलत है। तो कथन गलत कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी, कि यहाँ पर लर्नर हैज़ एक्टिव पार्टिसिपेशन। यहाँ पर उसकी सक्रिय भागीदारी नहीं रहती है दोस्तों, यहाँ पर उसकी निष्क्रिय भागीदारी रहती है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात साक्षर अधिगमकर्ता के लिए दोस्तों उपयोगी है, यानी कि जो लिटरेट लर्नर है उसके लिए उपयोगी। जिसको कंप्यूटर चलाना आएगा नहीं उसके लिए फिर वो उपयोगी नहीं है। अगर वो साक्षर नहीं है तो उसके लिए उपयोगी नहीं है। इसके अलावा अधिगमकर्ता अपनी गति से सीखता है, बिल्कुल वो अपनी ओन पेस से सीखता है। इसके अलावा उसमें तत्कालीन पृष्ठपोषण मिलता है, यानी कि कोई भी गलती है या कुछ भी सही करता है तो तत्काल उसको फीडबैक मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी नहीं रहती है। अगला देखेंगे, कौन अनुदेशन तकनीकी से संबंधित नहीं है, यानी कि विच इज नॉट रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तो ब्रूनर हैं, ग्लेजर हैं, आसूबेल है या फिर मॉरिसन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मॉरिसन है दोस्तों वो इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। ये अनुदेशन तकनीकी से नहीं है दोस्तों, ये आपके शिक्षण तकनीकी से संबंधित, ठीक है, शिक्षण तकनीकी से संबंधित हैं ये, ठीक। तो ये आपके शिक्षण तकनीकी यानी कि टीचिंग टेक्नोलॉजी इससे दोस्तों संबंधित है। मॉरिसन, हर्बर्ट, हंट ये सब दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अनुदेशन तकनीकी में कौन कौन आते हैं इनके नाम है यहाँ पर, ब्रूनर है, ग्लेजर है, आसूबेल है, ठीक, B.F. स्किनर, ये सभी दोस्तों आपके किसमें आते हैं? अनुदेशन तकनीकी में आते हैं, ठीक। इसके अलावा फिर व्यवहार तकनीकी में स्किनर भी आते हैं, फ्लैंडर है, ठीक, ये सभी आते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के शिक्षा के क्षेत्र में कौन से मुख्य लक्ष्य हैं? सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के शिक्षा के क्षेत्र में कौन से मुख्य लक्ष्य हैं? तो देखिए, शिक्षा एवं अनुसंधान जनित विषय सामग्री की अधिकाधिक संचार करना, वर्तमान पीढ़ी को साइबर शिक्षा एवं साइबर शिक्षा एज में भली भांति प्रतिस्थापित करना, डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करना, उपरोक्त सभी। तो देखिए आईसीटी हैं, आईसीटी के मेन गोल्स क्या हैं, शिक्षण के लक्ष्य क्या हैं? टू कम्युनिकेट एज मच एजुकेशनल एंड रिसर्च बेस्ड कंटेंट एज पॉसिबल टू मेक द प्रेजेंट जनरेशन वेल प्लेस्ड इन द साइबर एजुकेशन एज।
टू एस्टेब्लिश अ डिजिटल लाइब्रेरी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन, डी वाला। ठीक है, तो जो आईसीटी है, आईसीटी के दोस्तों जो शिक्षण लक्ष्य हैं ये 2004 से दोस्तों चल रही हैं। इसमें सभी आते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जैसे शिक्षा एवं अनुसंधान जनित विषय सामग्री का अधिकाधिक इसमें संचार करना है, वर्तमान पीढ़ी को साइबर शिक्षा इसमें भली भांति प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल पुस्तकालय को स्थापित करना है, दूरस्थ शिक्षा व रोजगार प्रदान करना है, इसके अलावा अध्ययन अध्यापन में जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना है। ठीक है, आकलन में, मूल्यांकन में, मापन में इसको सरल बनाना है। ठीक है, समावेशी शिक्षा को बढ़ाना है। ये सभी दोस्तों इनके क्या हैं, कुछ मेन लक्ष्य गोल है, इनको आपने समझना है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। ठीक, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान यानी कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किस सिद्धांत पर दोस्तों आधारित है? ये पुनर्बलन का सिद्धांत है, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत या फिर अभिप्रेरण का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह है अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत पर दोस्तों है। ठीक है, जो अग्रिम संगठन प्रतिमान है दोस्तों वो अर्थपूर्ण सार्थक शाब्दिक अधिगम पर आधारित है। इसके अलावा सूचना प्रक्रिया के सिद्धांत पर दोस्तों ये आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक, अगला देखेंगे, लुम्सडेन के अनुसार शिक्षा तकनीकी के निम्नलिखित में से कौन से उपागम सही है? तो लुम्सडेन थे दोस्तों, इन्होंने शिक्षा तकनीकी को डिवाइड किया था 3 पार्ट में, तो कौन से करेक्ट हैं? ठीक, तो शैक्षिक तकनीकी के कौन कौन से पार्ट सही हैं? देखिए ऑप्शन आपके सामने, आप सही बताइए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम उपागम। ठीक, तो हार्डवेयर जिसको कि शैक्षिक तकनीकी प्रथम बोलते हैं, सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, एंड प्रणाली विश्लेषण या सिस्टम उपागम इसको हम बोलते हैं शैक्षिक तकनीकी तृतीय। ओके, तो ये लुम्सडेन के द्वारा दोस्तों शैक्षिक तकनीकी को 3 पार्ट में बांटा गया, तो हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच। सो बी ऑप्शन इज राइट। अगला देखेंगे, आपने सूची का मिलान करना है। ठीक है, आपने बताना है कि शिक्षण के प्रतिमान और प्रवर्तक कौन है। ठीक, सबसे पहले पूछताछ शिक्षण प्रतिमान यानी कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ये दोस्तों किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था रिचर्ड सचमैन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान, विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान दोस्तों ये था डेवलपमेंट टीचिंग मॉडल दैट वाज गिवन बाय जीन पियाजे। इसके बाद एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, दिस इज डेविड आसुबेल। ओके, एंड देन सामाजिक अंतः क्रिया प्रतिमान, सोशल इंटरेक्शन मॉडल, तो ये आपका किसके द्वारा है दोस्तों? ये है जॉन डीवी के द्वारा। ठीक है, तो जॉन डीवी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, तो इस तरह से, तो हिसाब से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों करेक्ट बैठना चाहिए? 3, 4, 1, 2, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? किसी कार्य को करने की स्पेसिफिक एबिलिटी को क्या दोस्तों बोला जाता है? ठीक, तो क्या इसमें से ऑप्शन करेक्ट होगा? अभिवृत्ति, अभियोग्यता, अभिरुचि या फिर अभिधारणा? तो अगर आप किसी कार्य को करने की आप में अलग क्षमता है, विशिष्ट क्षमता है, तो इसको दोस्तों अभियोग्यता बोला जाता है। ठीक है, एप्टीट्यूड दोस्तों इसको बोला जाता है। ठीक है, किसी कार्य को करने की विशेष योग्यता, क्षमता, प्रवीणता को दोस्तों क्या बोलते हैं? अभियोग्यता बोलते हैं। ठीक, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, मूलतः निर्देशन में कितने प्रकार बताए गए हैं? निर्देशन के कितने प्रकार बताए गए हैं दोस्तों? 3, 5, 4, 7। अगर बेसिकली देखा जाए तो जो गाइडेंस है वो 3 प्रकार का होता है दोस्तों। गाइडेंस जनरली 3 प्रकार का होता है, एक होता है शैक्षिक, दूसरा होता है व्यावसायिक और एक होता है व्यक्तिगत। ठीक है, तो एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल,
तीन तरह के दोस्तों आपके निर्देशन होते हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। एक बालक की गणित विषय में उपलब्धि उच्च स्तर की, खेलों में रुचि औसत स्तर की तथा सृजनात्मकता निम्न स्तर की, यह एक किसका उदाहरण है? ये अंतः व्यक्तिक भिन्नताओं का है, अंतः व्यक्तिक भिन्नताओं का, सामान्य व्यक्तिक भिन्नताओं का, या फिर अपेक्षित व्यक्तिक भिन्नताओं का दोस्तों एग्जाम्पल है। ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति है वो गणित में तो बहुत अच्छा है लेकिन खेलों में औसत स्तर है, क्रिएटिविटी उसकी बिल्कुल लो लेवल की है, तो एक्चुअली क्या है वो, ये आपका इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस का है। यानी कि व्यक्ति क्या होता है अपने आप में भी दोस्तों क्या होता है, कई क्षमताओं योग्यताओं में अलग होता है। एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्तियों से तो अलग होता ही है रुचि में, क्षमताओं में, योग्यताओं में, लेकिन अपने अंदर भी दोस्तों क्या होता है कि कई क्षेत्रों में उसकी जो क्षमताएं होती हैं उसमें वो भिन्नता पाई जाती है, जिसको कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं, व्यक्तिक भिन्नता। तो यहाँ पर अंतः व्यक्तिक भिन्नताओं का ये उदाहरण है। ठीक, तो अब व्यक्ति अपने से अंदर कैसे भिन्न है, वही अंतः व्यक्तिक भिन्नता है, यानी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। अगला देखेंगे, एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है, यह उदाहरण निम्न में से किस रक्षा कवच प्रतिरक्षा से संबंधित है? ये किसको दोस्तों दिखाता है? तो अगर ऐसा है तो ये क्या है दोस्तों? ये आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि प्रतिस्थापन को दोस्तों दिखाता है। प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन को दोस्तों दिखाता है। यानी कि अगर आप मूल उद्दीपक के प्रति अन्य लोगों पर गुस्सा उतारते हैं तो ये दोस्तों आपका एक प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, ये आपके तनाव को कम करने की एक प्रक्रिया होती है दोस्तों, जिसको हम डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो इस तरह का रक्षा कवच है दोस्तों, ये प्रतिस्थापन को दिखाता है। ठीक है, अध्यापक की डांट सुनकर घर में अपने छोटे भाई को दोस्तों डांटता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास, अपरिपक्वता। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अगर आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो इमेच्योरिटी आपके अंदर होगी। ठीक है, बाकी सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास, ये दोस्तों आपके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? ठीक है, यानी कि जो फ्लूइड क्रिस्टलाइन मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, तो कौन थे? स्किनर, वर्नन, थॉर्नडाइक या फिर कैटल। तो तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये किसके द्वारा दोस्तों दिया गया था? ये कैटल के द्वारा दोस्तों दिया गया था। ठीक है, तो कैटल और एक और व्यक्ति थे हॉर्न, इनके द्वारा दोस्तों ये सिद्धांत दिया गया था। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT, थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ये किसके द्वारा दोस्तों दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? लियोपार्ड, बेलक, मॉर्गन एवं मुरे, इसके अलावा हरमन रोशा या फिर होल्ट्जमैन। सो थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट ये दोस्तों मॉर्गन एंड मुरे के द्वारा दोस्तों दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार हमने आपको करवाया है। मॉर्गन एंड मुरे के द्वारा दोस्तों दिया गया था। कब दिया गया था? 1935 में। इसमें संशोधन भी हुआ था फिर बाद में 1938 में। तो TAT दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट है। ठीक, ये व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक, दोनों प्रकार से दोस्तों होता है। ठीक, तो TAT परीक्षण, ठीक, एक्चुअली इसकी मदद से आप किसी का एटीट्यूड मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके उपलब्धि स्तर को मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा उसके संवेगों के बारे में, उसके मानसिक जटिलताओं के बारे में दोस्तों आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं। ठीक है, और ये जो टेस्ट होता है दोस्तों ये जनरली आपका 14 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए होता है। फिर एक बच्चों के लिए भी दोस्तों आता है जिसको हम चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं, CAT के नाम से दोस्तों उसको जाना जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24। आपने सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आपको बताना है कि सूची 1 में जो टाइप्स हैं पर्सनालिटी के वो किससे संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे पिकनिक। पिकनिक क्या होता है दोस्तों? जैसे कि नाम से पता लगता है दोस्तों, ये क्या है? छोटा कद, चौड़ी छाती, लोकप्रिय, शॉर्ट, ब्रॉड चेस्टेड, पॉपुलर, इसको हम पिकनिक टाइप बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है एस्थेटिक, जैसे नाम से पता लग रहा है दोस्तों ये कमजोर, लंबा, संवेदनशील और पतला। इसका एथलेटिक, बिल्कुल नाम बताता है मजबूत, गठीला शरीर। एंड डाइप्लास्टिक यानी कि मिश्रित प्रकार। तो 1 2 3 4 बिल्कुल मिक्सड है दोस्तों ये। तो यहाँ से 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, मतलब आमने सामने है बिल्कुल। तो किसके द्वारा दोस्तों वर्गीकरण किया गया था? ये क्रेशमर के द्वारा दोस्तों वर्गीकरण किया गया था। क्रेशमर के द्वारा दोस्तों ये वर्गीकरण किया गया था 1925 में। टाइप थ्योरी है ये। ठीक है, तो पर्सनैलिटी में दोस्तों आपकी 2 थ्योरी चलती है, एक ट्रेट थ्योरी, एक टाइप थ्योरी। ठीक है, तो प्रकार टाइप या प्रकार मतलब प्रकार के आधार पर वर्गीकरण करना, और एक
शील गुण सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण करना। ठीक, तो यहाँ पर जो क्रेशमर है, क्रेशमर ने ये टाइप थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने पर्सनालिटी के 4 टाइप इन्होंने बताए हैं। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है? पर्सनालिटी मेजरमेंट की आपकी प्रोजेक्टेड मेथड नहीं है, आपने बताना है। वर्ल्ड एसोसिएशन, वाक्य पूर्ति परीक्षण, ठीक है, समाज मिति, और इसके अलावा व्यक्ति अध्ययन यानी कि केस स्टडी मेथड। ठीक है, तो समाज मिति मेथड, सोशियोमेट्री टेक्निक्स, वाक्य पूर्ति परीक्षण, शब्द सहचार्य परीक्षण, इनमें से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रोजेक्टेड मेथड नहीं है? तो प्रोजेक्टेड मेथड दोस्तों कौन सी नहीं है इसमें? तो प्रोजेक्टेड मेथड कौन सी नहीं है आपकी? देखिए, समाज मिति और व्यक्ति अध्ययन, ये दोस्तों दोनों के दोनों जो मेथड हैं ये एक्चुअली क्या है, ये एक तरह की प्रक्षेपी विधियां नहीं है। ठीक है, तो प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत दोस्तों ये नहीं आता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब समाज मिति विधि तो बेसिकली क्या है दोस्तों, ये वस्तुनिष्ठ विधियों में शामिल होती हैं, और इसके अलावा व्यक्तित्व इतिहास, आत्मनिष्ठ विधि, ठीक है, ये सभी दोस्तों की जैसे केस स्टडी है, ये आपकी सब्जेक्टिव मेथड है। ठीक है, तो ये समाज मिति वस्तुनिष्ठ विधि है, और जबकि जो व्यक्ति इतिहास है दोस्तों ये आपकी आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत होती है, और इसमें ये प्रोजेक्टेड मेथड के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक, शब्द साचार्य, वर्ल्ड का आप किस तरह से एसोसिएट करते हैं, वाक्य पूर्ति करते हैं, तो ये आपके प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए, अल्पोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उनकी कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, इसको क्या जाना जाता है? दोस्तों हमने बहुत अच्छे से आपको व्यक्तित्व वाला चैप्टर पढ़ाया है, तो हमने बताया था कि इस तरह का जो शील गुण होता है वो केंद्रीय शील गुण कहलाता है। ठीक है, केंद्रीय शील गुण, सेंट्रल ट्रेट। ठीक है, मनुष्य अपने जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वहां पर इस शील गुण का दोस्तों का क्या करता है, प्रयोग करता है। ठीक है, तो केंद्रीय शील गुण दोस्तों उसको बुलाया जाता है, यानी कि कोई भी समस्या आ रही है या कुछ भी हो रहा है तो ये जो समस्या, ये जो आपकी जो प्रवृत्ति है उसमें दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय शील गुण बोलते हैं। ठीक, बेसिकली केंद्रीय शील गुण वो शील गुण है जो कि किसी भी व्यक्ति में बहुत ज्यादा क्या रहता है, सक्रिय रहता है, और अधिकांशतः दोस्तों क्या होते हैं, ये हर जगह परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, और यही आपके व्यक्तित्व की रचना करते हैं। ओके, तो इस पे आधार पर आप क्या कर सकते हैं, इनका किसी के भी व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। ठीक, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन? आवश्यकताएं, रटंत स्मृति, अंतर्नोद या फिर प्रोत्साहन। तो अभिप्रेरणा के दोस्तों जो घटक हैं उसमें क्या क्या आता है दोस्तों, आवश्यकता, अंतर्नोद एंड देन प्रोत्साहन। तो रटन स्मृति नहीं आएगी दोस्तों। अभिप्रेरणा चक्र पढ़ेंगे तो क्या है दोस्तों, सबसे पहले आवश्यकता है, फिर दोस्तों ड्राइव यानी कि चालक, अंतर्नोद, एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको प्रोत्साहन। ठीक है, प्रोत्साहन यानी कि जो भी आपको पुरस्कार मिलेगा। तो आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, ठीक है, ये दोस्तों आपके क्या है, इसके अभिप्रेरणा की साइकिल में आते हैं। अगला देखेंगे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की व्यवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वस्तु स्थायित्व किस में प्रदर्शित करते हैं? ठीक, औपचारिक संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल या फिर इंद्रिय गति काल। ठीक, तो वस्तु स्थायित्व कौन से उसमें करते हैं? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंद्रिय गति काल, यानी कि सेंसरी मोटर पीरियड। सेंसरी मोटर पीरियड दोस्तों ये आपका क्या होता है, 0 से 2 वर्ष तक के बालक का काल होता है, इसको हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। और इसमें ही दोस्तों क्या होता है, वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति दोस्तों बालक में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु है उसको, उसके लिए प्रति क्या होता है, उसमें स्थायीपन का भाव उत्पन्न होता है। उस वस्तु को हटा भी देंगे तो भी दोस्तों उसको क्या समझेगा, स्थायी समझना। ठीक है, अगला देखेंगे, प्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक की शक्तियां बाहर आती हैं। अदृश्य शक्तियां, दृश्य शक्तियां, जन्मजात शक्तियां कौन सी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनेट पावर, यानी कि जन्मजात शक्तियां। तो फ्रेवेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक की जन्मजात शक्तियां दोस्तों क्या आती हैं, बाहर आती हैं। इसके बाद अगला देखेंगे, प्रकृतिवाद ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विचारों के स्पष्ट निर्माण में प्रत्यक्ष प्रेरणा प्रदान करी है।
यह कथन किस विचारक का है? तो प्रकृतिवाद ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैचारिक विचारों में स्पष्ट निर्माण की प्रत्यक्ष प्रेरणा प्रदान करी है। यह विचार है दोस्तों मुनरो का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, naturalism has provided the direct inspiration for the clear formulation of psychological, social and scientific view of education. So मुनरो का दोस्तों ये कथन है। ठीक है, अगला देखेंगे, संविधान मान्यता नहीं देता। संविधान किसको मान्यता नहीं देता? अधिकार को, कर्तव्य को, क्षेत्रवाद को या फिर नागरिकता को। ठीक, तो संविधान कभी भी क्षेत्रवाद को दोस्तों मान्यता नहीं देता है। ठीक है, ये क्षेत्रवाद को दोस्तों बात नहीं देता है। ठीक है, ये तो सॉवरेनिटी की दोस्तों बात करता है या भाईचारे की दोस्तों बात होती है यहाँ पर। तो क्षेत्रवाद को दोस्तों कभी भी संविधान मान्यता नहीं देता। आपके अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, नागरिकता है, लेकिन क्षेत्रवाद दोस्तों इसमें कभी भी नहीं। क्षेत्रवाद, जातिवाद या फिर किसी विशेष धर्म या फिर विशेष ईश्वर को दोस्तों ये मान्यता नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा संविधान है, संविधान की प्रस्तावना में भी दोस्तों इस चीज़ की घोषणा की गई है। समाज, इसमें इसको पंथ निरपेक्ष दोस्तों बताया गया है। ठीक है, तो ये किसी भी ऐसी चीज़ को दोस्तों मान्यता नहीं देता है जिससे कि भारत की जो एकता है वो टूटे। ठीक है, एकता और अखंडता पे कहीं पर भी कोई आँच आए, ऐसी चीज़ को कभी भी भारतीय संविधान मान्यता नहीं देता है। ठीक है, अगला देखेंगे, शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना आवश्यक है? व्यवसायिक, पुरातन, मूल्य आधारित या फिर स्थायी? सो व्हाट शुड बी द करिकुलम ऑफ एजुकेशन? तो इट शुड बी वैल्यू बेस्ड। ठीक है, वैल्यू बेस्ड होना दोस्तों अति आवश्यक है। ठीक है, तो शिक्षा का पाठ्यक्रम दोस्तों हमेशा क्या होना चाहिए? वैल्यू बेस्ड होना चाहिए। तो ये थे दोस्तों आज के मॉडल पेपर के प्रश्न। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।